तू प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर इधर झूम के गाए जिंदगी, इधर है मौत खड़ी, इधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम। क्यों प्यार का सागर Good evening, friends.
तो इनर डिसिप्लिन का 18वां चैप्टर रिस्टोरेशन ऑफ सेंटर्स का जो है, हाउ कैन वी रिस्टोर द इनसाइड नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ द सेंटर्स। इसमें इम्पोर्टेंट शब्द है नॉन इक्विलिब्रियम, ये हमने देखा था, क्योंकि इसके अंदर हमारे सेंटर से उसके अंदर बैलेंस नहीं है। तो जो बैलेंस लाना है, इक्विलिब्रियम लाना है, इस्टेब्लिश करना है, वो किस तरह हो सकता है वो तावरिया साहब हमें यहाँ बताते हैं। और लास्ट टाइम हमने कौन से सेंटर से, मेन 4 है और कुल मिला के 60 सेंटर्स है, तो 7 सेंटर्स कौन से थे वो हमने लास्ट टाइम देखे थे। उसके अलावा ये जो सेंटर्स है वो 3 प्लेन के ऊपर काम करते हैं। सेल्यूलर कॉन्शियसनेस एक होती है, फिर होती है एक सेल्यूलर मॉलिक्यूलर कॉन्शियसनेस और इलेक्ट्रॉनिक प्लेन कॉन्शियसनेस। तो 3 प्रकार की कॉन्शियसनेस यहाँ है, सेल्यूलर प्लेन कॉन्शियसनेस, मॉलिक्यूलर प्लेन कॉन्शियसनेस और इलेक्ट्रॉनिक प्लेन कॉन्शियसनेस। तो एक सामान्य आदमी है वो सेल्यूलर प्लेन कॉन्शियसनेस से जीता है, कि जिसके अंदर उसका जो विज़न है वो खाली 3 डायमेंशन है। यहाँ उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था एक हिल का, कि भाई एक व्यक्ति, सामान्य आदमी हिल के पास जाता है तो किस तरह हिल को देखता है। फिर जिसका मॉलिक्यूलर प्लेन कॉन्शियसनेस डेवलप हुई होती है तो वो किस तरह पूरी हिल जो है वो इर्द गिर्द चारों ओर से देख सकता है, एक ही साइड पर खड़े रहकर भी चारों ओर से देख सकता है। और तीसरा जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेन कॉन्शियसनेस जिसकी डेवलप होती है, वो व्यक्ति चाहे हिल के बाहर दूर खड़ा है पर हिल के अंदर भी वो जा सकता है और जान सकता है कि हिल के अंदर क्या चीज़ है। इसी तरह उन्होंने एक बुक का भी एग्जाम्पल दिया था। ये 3 प्रकार के जो ये प्लेन से इस कॉन्शियसनेस से किस तरह एक ही किताब को अलग अलग ढंग से जाना जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें जो 6 और 7 जो सेंटर्स है जो हमने देखे थे, इनसाइड सेंटर्स एंड इंट्यूटिव सेंटर्स। इनसाइड सेंटर है वो मॉलिक्यूलर है और इंट्यूटिव सेंटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट और एडवांस सेंटर्स है। अगर व्यक्ति में ये डेवलप होते हैं तो वो बहुत कुछ आगे पीछे व्यक्ति देख सकती है, जान सकती है। तो ये चीज़ जो है वो 7 सेंटर के ऊपर हमें काम करना है। पर पहले 4 सेंटर जो IESM केंद्र है उसके ऊपर काम करके उसको बैलेंस में लाना है और उसके बाद आगे भी हम काम कर सकते थे। तो ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। और फिर ये भी देखा था कि भाई जो लोग क्रिमिनल्स है, जिनका सेंटर्स IESM सेंटर्स डिस्टर्ब है, मतलब इमोशन सेक्स एकदम पावरफुल हो गए हैं और इंटेलेक्चुअल है वो एकदम वीक पड़ गया है, पर कभी कभार वो इंटेलेक्चुअल सेंटर वापस रिस्टोर हो सकता है। ये बात भी हमने देखी थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सेंटरों की समझनी ये है कि ये जो है वो नाम चाहे इंटेलेक्चुअल इमोशनल सेक्स दिया है, पर इसे हमें समझना है सत्व रजस तमस ही। जो हमारा शास्त्र के अंदर जो परिभाषा है सत्व रजस तमस, वही हमें समझना है, क्योंकि वो परिभाषा थोड़ी पुरानी हो गई है, इसलिए तावड़िया जी ने थोड़ी लैंग्वेज बदल दी है, पर बात तो वही है। और फिर लास्ट में हमने ये भी देखा था कि भाई जब बहुत सारे लोगों के अंदर ये सेंटर का जब रिस्टोरेशन का काम की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि जो साधक ऐसे है कि वो रिस्टोर करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, तो उनको मदद करने के लिए, उनको कुछ टेक्निक बताने के लिए समय समय पर महापुरुष आते रहते हैं। जिस तरह गीता में हमने देखा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, ये श्लोक के अंदर भगवान भी कहते हैं कि मैं टाइम टू टाइम जब जब ज़रूरत पड़ती है तब यहाँ आता हूँ। जब धर्म संकट में आता है तब मैं आता हूँ। अब यहाँ जो है वो हमें धर्म का अर्थ यहाँ क्या करना है, यहाँ
हमारे लिए बाहर का धर्म की बात नहीं है, भगवान कोई बाहर का धर्म की बात करते ऐसे नहीं। हमारे अंदर ये चारों सेंटर्स का इम्बैलेंस है, वही अधर्म है। मतलब कि इमोशन और सेक्स, रजस और तमस इतने बढ़ गए हैं कि हमारे अंदर एक जैसे अधर्म फैला हुआ है। हमारे अंदर धर्म को एस्टेब्लिश करना है, रिस्टोर करना है। और धर्म का एस्टेब्लिश करना उसका मतलब ही है 5:1 का रेशियो हमें वापस लाना है। मतलब इंटेलेक्ट सेंटर या सत्वगुण है उसको हमें फिर से एस्टेब्लिश करना है 5 के ऊपर। तो वो जो रेशियो है उसको एस्टेब्लिश करना वही हमारे लिए धर्म की स्थापना जैसा है। और इस तरह टाइम टू टाइम अलग अलग महात्मा आके टेक्निक वगैरह बताते हैं। इस युग के अनुरूप तावरिया साहब आए और हमें ये सब साइंटिफिक भाषा में सब समझाया, ताकि ये सब चीज़ें, ये केंद्रों वगैरह जो है वो इतनी क्लैरिटी हमें नहीं आती। खाली सत्व रजस तमस का कंसेप्ट पकड़ के हम चलते तो इतनी क्लैरिटी नहीं आती, पर उन्होंने ये सेंटर वाइज ये सब समझाया। इससे हमें ये सब पता चलता है कि हमारे अंदर किस तरह का एक फ्रिक्शन, एक स्ट्रगल, एक घर्षण हमेशा बना रहता है ये सेंटरों के अंदर, और उसको हम किस तरह बैलेंस में ला सके ताकि हम शांति से जी सके और आगे की साधना कर सके। तो यहाँ तक का हमने लास्ट टाइम देखा था। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 118, इनर डिसिप्लिन। Even after such a break, the directors of emotional and sex centers do not give up so easily their domination. Slowly, more and more, the intellectual director becomes free, that the emotional and sex center slowly becomes less and less aggressive. तो यहाँ लास्ट टाइम हमने देखा था कि नॉर्मल कोर्स के अंदर इमोशनल और सेक्स सेंटर जो है उसका डोमिनेशन इंटेलेक्चुअल सेंटर के ऊपर होता है। मतलब कि रजोगुण और तमोगुण हमारे अंदर लाइफ के अंदर डेली हमारे अंदर रजो तमोगुण बहुत ज़्यादा रहते हैं और सत्वगुण तो बहुत कम होता है। कभी कभार दिन में सत्वगुण आ जाता है, बाकी ज़्यादातर रजोगुण तमोगुण से ही हम पूरा दिन निकाल देते हैं, सारी प्रवृत्ति करते रहते हैं। पर कहते हैं कि जब व्यक्ति निष्ठापूर्वक ये करेक्टिव मेथड्स का अभ्यास करता है और कुछ करता है, और नेचर भी उसे जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं इस तरह का काम करने की, तो व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे करके वापस इंटेलेक्चुअल सेंटर थोड़ा व्यवस्थित होता जाता है। इमोशनल और सेक्स सेंटर का जोर कम जब पड़ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी इमोशनल और सेक्स सेंटर सरेंडर हो गए हैं। वो अभी भी कभी कभी जोर लगा लेते हैं और ये जो है इंटेलेक्चुअल सेंटर को डाउन करने का प्रयत्न करता है। फिर भी कहने का मतलब ये है कि एक प्रोसेस ये चल रही है कि थोड़ा थोड़ा इंटेलेक्चुअल सेंटर एस्टेब्लिश हो रहा है, स्टेबल होने का प्रयत्न कर रहा है, और इमोशन और सेक्स सेंटर थोड़ा डाउन होने का प्रयत्न कर रहा है। और वही हमारी जीत है। हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल सेंटर अच्छी तरह काम करे और इमोशनल और सेक्स सेंटर जो है वो उसके सबऑर्डिनेट में काम करे, वो एक आदर्श स्थिति हमारे अंदर है। द मूविंग सेंटर बिकम्स लेस डिसओबेडियंट। तो मूविंग सेंटर का तो ऐसा है कि जो पार्टी मजबूत होती है उसके साथ में वो चला जाता है। मतलब जब इमोशनल और सेक्स सेंटर मजबूत होते हैं तो मूविंग सेंटर जो है वो उसके साथ में चला जाता है, या फिर जब इंटेलेक्चुअल स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर मूविंग सेंटर उसके साथ में जाता है। ये सब तावरिया जी ने पिछले चैप्टरों में बताया हुआ है। हिज ओन सबऑर्डिनेट्स एंड द अदर सबऑर्डिनेट्स अगेन बिहेव वेल विथ हिम। तो अभी इंटेलेक्चुअल सेंटर जैसे जैसे थोड़ा स्थिर होता है तो उसके जो सबऑर्डिनेट है वो हमने देखा आगे कि उनके जो सबऑर्डिनेट है वो जो उसका मानता नहीं थे और उनके साथ मिसबिहेव करते थे, वो फिर से अभी अच्छी तरह बिहेव करने लगे, उनकी बात, उनका हुक्म मानना शुरू करते हैं। केयर मस्ट बी टेकन टू नोट दैट जस्ट द पुटिंग ऑफ द फैन स्विच does not immediately stop the fan. So this constructive change for the better does not prevent that person from falling and erring many times years. तो यहाँ एक अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जैसे पंखे की स्विच ऑफ करते हैं तो पंखा एकदम थम नहीं जाता है,
फिर भी वो रोटेट करता रहता है बेरिंग के ऊपर। इसी तरह जब ये इमोशनल और सेक्स सेंटर चाहे थोड़े वीक तो पड़े हैं, फिर भी वो कभी ना कभी थोड़ा अपना जोर आजमा लेते हैं। मतलब कि उसको इमोशनल और सेक्स सेंटर को नॉर्मल होने में और इंटेलेक्चुअल को ज़्यादा एस्टेब्लिश होने में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है। ऐसी थोड़ी कंस्ट्रक्टिव तो हो गई है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि अभी पूरा इंस्टिंक्ट अपना ये इंटेलेक्चुअल के कब्जे में सब कुछ आ गया है, ऐसा नहीं है। अभी भी ये होता रहता है और वो व्यक्ति के बिहेवियर में भूल के रूप में, या फिर जैसे कि उसका थोड़ा फॉल हो गया, पतन हो गया, इस तरह के रूप में दिखाई देता है। तो जो साधक लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि बार बार वो जैसे कि वो थोड़ा भूल करते हैं, जैसे गिर जाते हैं, उनका जैसे थोड़ा सा पतन हो गया, इस तरह दिखाई देता है। या फिर वो लोग जो साधना में अच्छी तरह आगे बढ़ना है वो नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है अभी स्थिर हो रहा है, पर फिर भी एकदम मजबूत नहीं है। तो कभी कभी इमोशनल सेक्स का थोड़ा हावी हो जाता है, तो वो फिर से थोड़ा जरा सेंटर डगमगा जाता है। ये इस तरह धीरे धीरे करके बार बार प्रयत्न करके फिर उसको इंटेलेक्चुअल सेंटर को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। द पर्सन कंसर्न हैज सिंसियरली एक्सेप्टेड द चेंज, बट अदर्स सीइंग दैट पर्सन एड्स अगेन शेक देयर हेड्स एंड से ही इज incorrigible. He pretends, but actually he can never improve. These are unkind thoughts due to lack of true knowledge. तो ये जो एक जो चेंजेस है, जो एक रूपांतर की प्रक्रिया है व्यक्ति के अंदर, मतलब धीरे धीरे वो व्यक्ति के अंदर करेक्शन आता जाता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति सुधरती जाती है, धीरे धीरे सेंटरों के अंदर बैलेंस आता जाता है। पर बाहर से वो दूसरों को इतना क्लियरली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीच में उसकी भी गलती होती है, चाहे वो कितना भी एडवांस साधक हो, उससे गलती हो जाती है। तो लोग तो गलती ही देखेंगे, वो देखेंगे अरे ये तो ढोंगी है, इसके ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं, ना आने वाला है। इस तरह की रिमार्क्स लोग करते रहते हैं। पर जो साधक है वो खुद जानता है कि भाई उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, उसके अंदर अभी भी क्या क्या वीकनेस है वो खुद भी जानता है, और क्या क्या चेंजेस आ रहा है वो भी जानता है। तो उसको दूसरे की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसको दूसरे की बात के बुरा लगाने की ज़रूरत है, या दूसरे की बातों में आ जाने की ज़रूरत है। उसे अपना काम करते रहना है, करेक्टिव मेथड में जो कुछ बताया है वो सब करते रहना है, और धीरे धीरे करके इंटेलेक्चुअल सेंटर को वापस रिस्टोर करने का प्रयत्न करते रहना है। When the person takes the road to regeneration and knows the correct methods and proceeds along the right way of his food, sleep, sex and breathing practices, and finally with analysis, diagnosis and corrective methods, slowly but surely reaches the critical certain stage. But no amount of sincere desire or repentance or prayer alone would ever help a person. तो यहाँ ये जो आत्मा उन्नति का मार्ग है, जो रोड ऑफ रीजनरेशन है, वो मार्ग के ऊपर जो व्यक्ति चलती है और उसको करेक्टिव मेथड का वो अभ्यास करती रहती है, उसके साथ साथ में उसको ये जो है 4 चीज़ों के ऊपर भी खास ध्यान देना है, जो तावड़िया जी बार बार हमें बताते हैं कि फूड, स्लीप, सेक्स एंड ब्रीदिंग, ये चारों के अंदर भी करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं फूड के बारे में कि भाई 4 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर जो स्लीप है वो उसका टाइमिंग भी तावड़िया जी ने बताया है, आइडियल टाइम 11 to 5 आइडियल टाइम है, और 12 से 4 जो है 12 to 4 वो एडवांस टाइम है। इसी तरह सेक्स के अंदर भी व्यक्ति का जो लगाव होता है वो एक कम होना चाहिए, और जो ब्रीदिंग जो है वो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग में रिदम आ जानी चाहिए,
इस तरह ये चारों एरिया के अंदर जब व्यक्ति काम करती है तो उसका श्योरली बट स्लोली इस तरह का उसका ये चालू रहता है प्रोग्रेस, और एक दिन कभी ना कभी वो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाता है। पर फिर भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि खाली ये सब करना पड़ता है। अगर कोई खाली प्रेयर करता है या खाली कोई पछतावा करता है या कोई आगे बढ़ने की खाली डिज़ायर रखता है कि नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों से नहीं चलेगा। उसके साथ में उसको सिंसियरली काम भी करना पड़ेगा। तो ये चारों एरिया में जो काम करते हैं और फिर उसके साथ में वो अंदर से एक उसके अंदर भाव होता रहता है, उसके अंदर प्रेयर रहती है, तो नेचर की मदद अवश्य उसको मिलती है और क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक वो आदमी पहुंच सकता है। In chapter 3, we have seen that there are certain agitations in the grey matter, certain subtle movements, certain giving of ray, certain striking of notes, that certain something. This certain something is the mind of man and the effect of some impacts of the grey matter or the brain of man. तो यहाँ इन्होंने चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि हमारे अंदर कुछ कोई चीज़ या कोई शक्ति आती है और इसके द्वारा हमारे ब्रेन के अंदर एक चहल पहल हमेशा रहती है, एक एजिटेशन रहता है, एक चहल पहल रहती है। ग्रे मैटर के अंदर एक सूक्ष्म प्रकार की एक मूवमेंट अंदर रहती है, या फिर जैसे कि अंदर कुछ किरण कोई आ रहा है या कोई अंदर कोई नोट्स सुर जैसे अंदर बजते हो, इस तरह का कुछ सर्टेन समथिंग उसको अनुभव होता है। पर ये सर्टेन समथिंग क्या है उसको तावरिया जी माइंड कहते हैं। और माइंड मतलब हमने जाना है कि माइंड क्या है कि जो चित्ती में से जो प्रवाह अंदर आता है चित्त बन के, वो हमारा माइंड है। जो चित्त है या जो हमारा जो प्रवाह अंदर आ रहा है, शक्ति जो अंदर आ रही है, वही माइंड है। और वही माइंड जब ब्रेन के ऊपर जाता है तो ब्रेन काम करता है, ब्रेन के ऊपर वो माइंड ही प्रभाव डालता रहता है। तो इस तरह ये हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है। ब्रेन के द्वारा हम सब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पर उसका जो उसके पीछे जो शक्ति है वो हमारी चित्त की शक्ति है जो चिट्ठी से आती है। इस तरह हमारे अंदर माइंड और ब्रेन ये दोनों काम करते हैं। This certain something, that is certain intensity, now begins to change for such a person. अब ये इंटेंसिटी क्या है ये हमने अभी चैप्टरों में देखा नहीं है सब, क्योंकि बीच में के चैप्टर हमने छोड़ दिए हैं। पर इन शॉर्ट में थोड़ा बता दूं कि इंटेंसिटी क्या है और किस तरह बनती है। तो हमारे अंदर पांचों इंद्रिय द्वारा जो शक्ति आती है, जिसने अभी हमने कहा जिसको कि जो शक्ति आती है जिसको हम मन कहते हैं या तावरिया जिसको इम्पल्स कहते हैं, तो पांचों इंद्रियों द्वारा हमारे अंदर इम्पल्स आती है और हमारा ब्रेन के अंदर मेमोरी पड़ी है। तो इम्पल्स और मेमोरी दोनों इकट्ठे होते हैं। अब जो इम्पल्स आते हैं वो कोडेड फॉर्म में आते हैं, एक संज्ञा के रूप में आते हैं। उसके अंदर भाषा नहीं है, कुछ प्रकार की संज्ञा है, कोड है। तो ये जब मेमोरी पैटर्न के साथ में ये इम्पल्स दोनों फिर आगे की ओर आते हैं, पीछे से यहाँ से फ्रंट लोब के अंदर आते हैं, जहाँ हमारे 4 केंद्र है, IESM केंद्र। या IESM केंद्र के आगे जो कोडेड है वहाँ डिकोडिंग की एक प्रोसेस बनती है। और डिकोडिंग की प्रोसेस ये कोई भी एक सेंटर या 2 सेंटर के आगे बनती है, या फिर इंटेलेक्चुअल सेंटर के आगे ये डिकोड होता है, या फिर इमोशनल सेंटर के आगे ये डिकोड होता है। जब डिकोडिंग की ये प्रोसेस बनती है वहाँ जैसे एक प्रकार का एक क्लेश होता है और कुछ एनर्जी वहाँ क्रिएट होती है। वो एनर्जी को तावरिया जी इंटेंसिटी कहते हैं। कि जो इंटेंसिटी बनती है तो हर सेंटर के अंदर वो बनती है। अगर इंटेलेक्चुअल सेंटर में वहाँ जब ये डिकोड हुआ और जो एनर्जी निर्माण हुई उसके तावरिया जी ने फिगर के फॉर्म में भी उसको बताया है। तो ये अभी ये एक विचार आया और ये जब डिकोड बना, विचार बना, उस दौरान जो एनर्जी वहाँ जो खुलती है, एनर्जी जो बनती है,
वो एनर्जी कितने माप की है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, उसकी कितनी तीव्रता है, 5000 है, 2000 है, 3000 है, 1000 है, 200 है, तो उसके मुताबिक उसकी इंटेंसिटी ये तय होती है कि भाई इस सेंटर के अंदर अभी ये विचार जो आया इसकी तीव्रता 200 है या 500 है या 1000 है। इस तरह से इंटेंसिटी निर्माण होती है और ये चारों सेंटर के अंदर निर्माण होती है। इंटेलेक्चुअल में भी होती है, इमोशन में भी होती है, सेक्स में भी होती है और मूविंग में भी होती है, पर चारों चार में एक साथ में नहीं होती है। ज़्यादातर एक या दो सेंटर के अंदर इस तरह की इंटेंसिटी बनती रहती है। तो यहाँ ये उन्होंने ये बात यहाँ कही है कि दिस सर्टेन समथिंग दैट इज सर्टेन इंटेंसिटी नाउ बिगिन्स टू चेंज फॉर सच ए पर्सन। तो यहाँ इंटेंसिटी अब बदलने जा रही है। पहले जो लो इंटेंसिटी बनती थी अब हायर इंटेंसिटी यहाँ बनने लगी है हर सेंटर के अंदर। दिस चेंज इन इंटेंसिटी मीन्स its affinity and repulsion patterns will also change, and this same so-called criminal will now be repulsed away from certain person, places and act he was formerly drawn to, and now will be drawn to some persons, places and acts that he was previously repulsed from। तो ये जो चेंजेस आता है तो व्यक्ति के अंदर जो जैसे वो व्यक्ति क्रिमिनल थी या फिर इम्बैलेंस थी जिसके अंदर इमोशन सेक्स सेंटर बहुत ज़्यादा थे और इंटेलेक्चुअल सेंटर बहुत कम काम करता था, पर जैसे जैसे ये चेंज आता है ये इंटेंसिटी नई बनने लगती है। तो पहले जो चीज़ों से या व्यक्तियों के से या जो काम से उसको पहले जो उसके अंदर वो चीज़ों का जो एक अट्रैक्शन था, एफिनिटी थी, वो अभी उसके अंदर वो ख़त्म हो रही है। पहले जो वो क्रिमिनल काम करने में, गलत काम करने में उसको मज़ा आता था, ऐसी व्यक्तियों के साथ ऐसी जगह पर उसको जाना आना, वो सब में जो मज़ा आता था अब वो चेंज हो रहा है क्योंकि उसकी यहाँ एक पैटर्न चेंज हो रही है। यहाँ जो इंटेलेक्चुअल सेंटर की जो पैटर्न नई बन रही है, नई इंटेंसिटी बन रही है, तो अभी वो पुरानी चीज़ों में उसे मज़ा नहीं आती है, तो वो पुरानी चीज़ों से अब वो बाहर निकल रहा है और नई व्यक्तियाँ, नई चीज़ें, नई जगह, वो ऐसी चीज़ों का जो अच्छी चीज़ है उसका भी धीरे धीरे उसके अंदर अट्रैक्शन बनता है। तो जैसे कि साधक है तो अभी साधक के अंदर चेंजेस आता है तो उसको और अच्छे लोगों को मिलना, सत्संग करना, दूसरा का आध्यात्मिक अनुभव को जानना, इस तरह का कोई अच्छा रीडिंग करना, इस तरह का नए एक शौक़ या नई जो एक प्रक्रिया उसके अंदर चालू होती है। और जो पुराने जो संस्कार थे वो पुराने संस्कार अभी धीरे धीरे उसके अंदर कम होते जाते हैं। The ancient sages found that certain subtle movements in the grey matter, certain giving of rays, certain striking of notes, that certain something in the average person below the certain critical stage was difficult to control, unlike the muscles of the bicep। तो जो लोग ये क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के नीचे के लोग हैं, इनके लिए ये जो अंदर जो ब्रेन के अंदर जो कुछ चल रहा है या यूँ कहें कि उसके अंदर जो लाइक डिसलाइक चल रही है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बात है। जिस तरह के हमारा मसल जो है बाइसेप्स को कंट्रोल करना कैसा मुश्किल है, उसको डेवलप करना कितना मुश्किल है, इसी तरह हमारे अंदर ये जो सब कुछ जो अंदर चल रहा है, अंदर जो चहल पहल चल रही है उसको कंट्रोल करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल बात है। They found by long observation that a certain rhythm always existed between a certain type of breathing and this certain something which is the mind of man and the impact of the grey matter. This breathing they found out as the three-step rhythmic breathing as shown earlier. This breath they called all-purpose breath। तो इन लोगों ने, ये ऋषि मुनियों ने ये भी देखा कि भाई हमारे अंदर ये जो माइंड जो आ रहा है, जिसको समथिंग यहाँ कहते हैं, वो समथिंग जो मन के रूप के अंदर आ रहा है उसके अंदर एक प्रकार का लय है, एक प्रकार का रिदम है
और वो रिदम का अभ्यास करके उसको डेवलप किया जा सकता है। और वो जो रिदमिक जो रिदमिक जो ब्रीदिंग बनेगी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ब्रेन के ऊपर भी हमारा पड़ सकता है। तो माइंड, इन शॉर्ट, माइंड के अंदर एक सूक्ष्म प्रकार की ये रिदम है, उसको अभी हम उसी चीज़ को हम ब्रेन के ऊपर इसका शुभ प्रभाव लेने का हम काम कर सकते हैं। तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग में भी हम यही करते हैं कि हमारे अंदर जो प्राण आ रहा है, पर वो हमारे अंदर अभी जो प्राण आ रहा है उसके अंदर 1 मिनट में 12 बार 12 टाइम्स आता है, पर इसके अंदर अभी जो ओरिजिनल रिदम थी वो अभी चली गई है। इसलिए हम बाहर से अभी लंग्स द्वारा ये जो है रिदम को फिर से प्राण को देते हैं, मतलब श्वास द्वारा प्राण की और ये रिदम का हम अभ्यास ले जाते हैं। तो ये ओरिजिनली तो ये प्राण के अंदर ये रिदम थी, पर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते, उम्र बढ़ती जाती है, फिर ये रिदम हम गवा देते हैं, उसको फिर से ये 3 स्टेप का अभ्यास करके हम वापस ला सकते हैं। If for 24 hours we were to impose this new rhythm on ourselves, the intensity patterns inside of us will change, and if were to proceed with sincerity, we will soon find that that with further aid of all other disciplines explained in this book, we would soon be able to come up to the critical certain stage. तो आगे के चैप्टरों में भी उन्होंने ये खास बताया था कि भाई ये किसी भी तरह ये रिदमिक ब्रीदिंग 24 घंटों के लिए आप बैठा दो, और हमेशा वो हर एक प्रवचन के अंदर इस चीज़ का खास जिक्र करते थे कि भाई ये अगर ये 24 घंटा हमारा रिदमिक ब्रीदिंग बैठ जाता है तो क्या होगा कि उससे हमारी एक इंटेंसिटी की नई पैटर्न बनेगी, और वो नई पैटर्न जो जैसे बनेगी, मतलब कि हमारा इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, हमारे अंदर जो रेशियो है वो जल्दी से एस्टेब्लिश हो जाएगा, और इस तरह हमारे अंदर एक चेंज जो है वो परमानेंट एक चेंज आ जाएगा। तो ये चेंज हमें लाना है 5:1 का रेशियो के लिए। और उसके साथ में कहते हैं कि ये तो 24 घंटा 3 स्टेप तो करना है, उसके साथ में इस बुक के अंदर जो और डिसिप्लिन बताई है और प्रैक्टिसेस बताई है वो भी आपको करना है। तो ये कुल मिला के इसका एक रिजल्ट ये आएगा कि जल्द से जल्द साधक क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच सकेगा। Earlier we have seen the wrong working of the intellectual center and the resultant intensity thus created. तो पहले ये ऐसा होता था कि इंटेलेक्चुअल सेंटर जो हो वो गलत ढंग से काम करता था, इसलिए इसकी जो इंटेंसिटी बनती थी वो भी गलत बनती थी, और कुल मिला के जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती थी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मतलब क्या है, प्लस माइनस होता है कि एक सेंटर के अंदर कुछ प्लस है दूसरे में माइनस है, तो प्लस माइनस होके लास्ट में जो बचता है माइनस या प्लस वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहलाता है। तो ये जो शुरुआत के अंदर इस तरह का इंटेलेक्चुअल सेंटर जो गलत ढंग से काम कर रहा था, इसलिए इस तरह की माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती थी। अब जब इंटेलेक्चुअल सेंटर अच्छी तरह काम करने लगता है तब वो प्लस इंटेंसिटी और हायर इंटेंसिटी भी वो बना सकता है। द प्रॉपर वे इज दिस, of the 5 directors, intellectual centers director is the senior most. अब ये हमने देखा था कि ये तावड़िया जी ने जैसे कोई बड़ी कंपनी में कैसे डायरेक्टर होते हैं, इस तरह यहाँ एक ये सब सेंटर्स को डायरेक्टर की उपमा दी थी, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। तो ये जो 4 सेंटर्स है, 5 सेंटर्स है, IESM, और 5वां जो है वो हमारा इंस्टिक्टिव, मतलब जो हमारा शरीर की देखभाल करता है, अंदर मेंटेन करता है, वो इंस्टिक्टिव सेंटर है। और IESM सेंटर तो हम जानते हैं। अब पहले क्या होता था कि ये इंटेलेक्चुअल सेंटर था वो उसका वो दूसरे सेंटरों के ऊपर डोमिनेंट करने का प्रयत्न करते थे, मतलब कि एक हुक्म पास करते थे दूसरे सेंटरों के ऊपर, पर दूसरे सेंटर उसको रिजेक्ट कर देते थे।
क्योंकि ये हमारा जो इंटेलेक्चुअल सेंटर है पुराना सेंटर है और सीनियर सेंटर है, इसलिए वो कभी कभी डोमिनेंस करने का दूसरे सेंटर्स के ऊपर प्रयत्न करता है, पर वो दूसरे सेंटर्स रिबेल करते हैं और उसको उसका जो हुक्म है उसको मानने से इनकार कर देते हैं। यही चीज़ हमारे अंदर संघर्ष के रूप में बनती रहती है। हमें ये सब भाषा में यहाँ बताया है, एक्चुअली हम जो महसूस कर रहे हैं यही चीज़ पर महसूस कर रहे हैं कि एक चीज़ हमें करना है पर कोई अंदर से अवरोध आता है, एक चीज़ हमें करनी है और अंदर से ही कोई हमें मना करता है। ये हम जो अनुभव करते हैं ये सेंटेंस की अंदर की एक खींचाखींची है। Intellectual center's director is the senior most. However, the orders the intellectual center's director would like to issue should be after due consultation, understanding and consent of the other directors of other centers, for he cannot do as he likes even if what he intend to do may be right. तो यही यहाँ बात है कि इंटेलेक्चुअल सेंटर चाहे सीनियर है, अच्छा है, वो कुछ अच्छा सोचता है और करने का भी सोचता है, फिर भी ये दूसरा जो सेंटर्स है उसको सपोर्ट में लेना ही पड़ता है। ये कैसा है, हमारे अंदर जैसे असेंबली होती है, उसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक जो रूलिंग पार्टी होती है और दूसरे अपोजिट पार्टी होती है। तो रूलिंग पार्टी को चाहिए कि भाई अपोजिट पार्टी है उसको बात समझाए और उसका सपोर्ट ले और उसके बाद में उसका जो बिल पास कराना है या जो कुछ प्रोसेस करना है वो करे। पर अगर कोई रूलिंग पार्टी ऐसा डोमिनेट करती है, अपोजिट को बाईपास कर देती है और कहती है कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सच्चा है, तो आगे जाके तकलीफ तो रूलिंग पार्टी को ही होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके माथापच्ची करेंगे, उसको उल्टाने का प्रयत्न करेंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। बस यही बात हमारे अंदर भी है। इंटेलेक्चुअल सेंटर का चाहे कितना भी अच्छा मोटिव है, कुछ भी है, पर उसको इमोशनल और सेक्स सेंटर की कंसेंट लेनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि भाई देखो हम अब कल से जाके कुछ अच्छा काम करने वाला है, हम एक्सरसाइज करेंगे और कुछ करेंगे अच्छा। तो ये चीज़ों के लिए हमें इमोशनल सेंटर, सेक्स सेंटर को भी तैयार करना पड़ता है। फिर कुल मिला के जब ये सब तैयार हो जाते हैं तो ये चीज़ करना आसान पड़ती है। पर अगर अकेला इंटेलेक्चुअल सेंटर ने अगर ऐसा तय किया है तो डेफिनेटली आगे बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। आगे ये लोग इसमें बीच में रास्ते के अंदर ऐसे पत्थर डालेंगे कि आगे की यात्रा जो है वो इंटेलेक्चुअल की मुश्किल हो जाएगी। So the intellectual center must first analyze whether the thing to be done involves a particular center or combination of centers. तो अभी यहाँ जो एक चीज़ इंटेलेक्चुअल सेंटर करना चाहता है या कराना चाहता है, एक चीज़ वो तय करता है कि भाई हाँ मेरे ये बॉडी ब्रेन सिस्टम के लिए ये चीज़ करना अच्छा है, कल से हम ये चीज़ करेंगे। तो ये चीज़ जब वो सोचता है, उसके साथ में वो उसको देखना चाहिए कि ये चीज़ के अंदर हम इमोशनल सेंटर की मुझे ज़रूरत है, सेक्स सेंटर की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, और इसके मुताबिक उसको ये सेंटर्स को अपनी फेवर में लाने का प्रयत्न करना है। He must accordingly consult them, that is aroused plus emotional center also plus sex center if needed, and then issue command to the moving center. तो ये देखना है उसको इंटेलेक्चुअल सेंटर को कि भाई इसके अंदर अगर मुझे इमोशनल और सेक्स सेंटर की भी सपोर्ट लेने की ज़रूरत है तो उन इमोशनल सेंटर को जगाना है, मतलब एक भाव निर्माण करना है। एक चीज़ जो है अब वो किस तरह प्रैक्टिकली कर सकेंगे हम, कि जैसे कि एक चीज़ आपको भाग गई, आपको लगता है कि मुझे कल से ये चीज़ करना है, तो खाली इतना काफ़ी नहीं है, उसके अंदर आपको भाव भी भरना है। तो इमोशनली भी आपको उसके बारे में थिंकना है कि भाई इमोशनली ये मैं करूँगा तो इससे क्या क्या फ़ायदा है, इससे और क्या क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इमोशनल सेंटर को भी जागृत करना है, सेक्स सेंटर को भी जागृत करना है, और सबका कुल मिला के
सपोर्ट लेके फिर उसे एक ऑर्डर या कमांड उसको देना है। यहाँ एक बात और भी क्लियर करनी ज़रूरी है, खास करके ये सत्व रजस तमस की बात चलती है तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक गलतफहमियाँ ये है कि ये रजोगुण और ख़ास करके तमोगुण तो बहुत निकम्मी चीज़ है। साधक के अंदर तमोगुण तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली किताबें जब लोग पढ़ते हैं, लिखने वाले भी पूरा समझते नहीं है कि ये तीन जो गुण है उसका बैलेंस होना ज़रूरी है। उसके अंदर से कोई एक गुण को एलिमिनेट नहीं कर देना है, ये जो है ज़रूरी है इन तीनों के अंदर बैलेंस। और ये तावड़िया जी ने यही बखूबी ये समझाया है कि भाई इसके अंदर ये हमें बैलेंस लाना है, जो ज़्यादा है उसको कम करो और जो कम है उसको ज़्यादा करना है, उसको बैलेंस कहते हैं। पर लोग नासमझी में कहते हैं कि भाई तमोगुण तो बहुत निकम्मी चीज़ है, तमोगुण से हमें छुटकारा पाना है। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी 5 मिनट के अंदर फिर से एक ब्रेक आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्व रजस तमस जो है जब वो बैलेंस होता है, देखो तमस जो है वो निकम्मी चीज़ नहीं, भगवान ने जो चीज़ बनाई है वो कुछ भी निकम्मा नहीं है। और ये सत्व रजस तमस तो हमारे अंदर तो बाद में आता है, ये तो पहले तो प्रकृति के अंदर है। पूरी प्रकृति की गेम जो है वही सत्व रजस के तमस के अंदर है। जिसको हम चित्ती कहती है, वो चित्ती क्या काम करती है, वो सत्व रजस तमस का ही तो उपयोग करती है। जब उसको कुछ निर्माण करना होता है तो वो रजोगुण बढ़ाती है, जो कि जब उसको डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्ट करना है या लय करना है तब वो तमोगुण को बढ़ाएगी। और जो सत्वगुण है वो उसके अंदर एक बैलेंस का काम करता है। इस तरह ये तीन गुणों जो है वो प्रकृति के अंदर ही है और उसके अंदर से हमारे अंदर आए हैं। तो फिर तमोगुण गलत और खराब कैसे हो गया? क्योंकि तमोगुण बढ़ गया है इसीलिए वो हमें गलत करने के लिए मजबूर करता है, वो अलग बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तमोगुण अपने आप में खराब है। तमोगुण अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने की ज़रूरत है। 5-2-1 मतलब 5000 2000 2000। तो ये जो तमोगुण है उसको भी 2000 तक तो उसको भी रखना है, ये समझने की बात है। In the early stages, 90% of the suggestions given will be carried out। तो पहले तो ये थे कि भाई ये जो इंटेलेक्चुअल सेंटर का ये जो कमांड देते थे उसमें से 90% वो सजेशंस को एक्सेप्ट करते थे। पर कब कि ये जैसे जब ये बैलेंस जब एक एस्टेब्लिश होता है तब अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सेंटर का कमांड जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। दिस वी कॉल द री एजुकेटिंग ऑफ द माइंड। तो उसका ही माइंड का पुनः शिक्षण, मतलब ये जो तीन गुणों को बैलेंस करने की बात है वही री एजुकेशन है, पुनः शिक्षण है। विथ प्रैक्टिस एंड पेशेंस ऑल सजेशंस विल बी ओबेड। तो यहाँ एक अभ्यास करते रहना है और धीरज रखनी है, इसके द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसका पालन होता रहेगा। दिस इज़ वेरी एसेंशियल एज द सिंसियर रीडर विल सर्टेनली लाइक टू रिड्यूस फूड इंटेक, स्लीपिंग आवर्स, ब्रीदिंग, 3-step रिदमिक ब्रेथ एंड डू एवरीथिंग एज रिक्वायर्ड। तो यहाँ ये जो उन्होंने जो यहाँ ये चारों चीज़ों के अंदर जो बताया है कि कहीं खाना किस तरह कम करना है, स्लीप के आवर किस तरह घटाने हैं, 3 स्टेप ज़्यादा बढ़ाना है, तो ये इस तरह हम काम करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर ये बैलेंस आता जाता है और हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच सकते हैं। बट इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रॉपर मेथड ऑफ गिविंग और इश्यूइंग कमांड थ्रू द इंटेलेक्चुअल सेंटर, द रीडर विल फाइंड it is not possible for him to do this and will be disappointed every time an attempt is made। तो अगर ये मेथोडिकली अंदर कामकाज नहीं बन रहा है, ये तीनों चारों सेंटर जो है वो आपस में मिलके काम नहीं कर रहा है, तो हमेशा यही होगा कि अगर इंटेलेक्चुअल सेंटर ने डोमिनेटली कुछ किया
तो उसका परिणाम डिसअपॉइंटमेंट में आएगा, क्योंकि ये जो दूसरे सेंटर्स है वो रिबेल करेंगे और उसने जो सोचा है वो नहीं होने देंगे, और एवरी टाइम जो हम अटेम्प्ट जो प्रयत्न करते हैं वो फेल हो जाएगा। दिस इज़ द ओनली स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो यही हमारा सबसे बड़ा विघ्न है कि ये सेंटर चारों में अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन के साथ काम होना चाहिए, उनमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। Have not most of our readers observed that no sooner one decides to reform then things seems to go wrong all the more? ये एक हकीकत है। हम जब थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं और शुरू के सालों में तो हमने खास देखते हैं कि हम कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, हम सोचते हैं कल से ये करेंगे वो करेंगे, तभी जाके कुछ इससे सबसे उल्टा चीज़ बन जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि ये हमें कई बार आश्चर्य होता है कि कुछ हम अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं और उसी समय कुछ विघ्न आ जाता है। कुछ हम सोचते हैं कि चलो कल से कुछ अच्छी चीज़ करें, कुछ योगाभ्यास करें, ये करें वो करें, और कुछ ऐसा बनता है, ऐसे विघ्न आते हैं कि हम कर नहीं पाते, या फिर करते हैं तो कुछ दिन तक चलता है, उसके बारे में सडनली कहाँ से कुछ ऐसा विघ्न आ जाता है कि हमको रुक जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता होगा, क्या होता होगा? तो यहाँ यही सवाल यहाँ उन्होंने पूछा है। हैव नॉट मोस्ट ऑफ आवर रीडर्स ऑब्जर्व्ड दैट नो सूनर वन डिसाइड्स टू रिफॉर्म देन थिंग्स सीम्स टू गो रॉन्ग ऑल द मोर। तो जब भी कोई रिफॉर्म्स का, कुछ सुधारने का प्रयत्न करते हैं तो ज़्यादा खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एंड हेस्टी वे ऑफ गिविंग कमांड बाय द इंटेलेक्चुअल सेंटर विच infuriates and antagonizes the directors of the emotional and sex center। तो क्यों? इसका कारण यही है कि जरा जल्दबाजी के अंदर इंटेलेक्चुअल सेंटर ने हुक्म कर दिया। वो रिफॉर्म जो आता है वो इंटेलेक्चुअल सेंटर से आता है, क्योंकि रिफॉर्म में जो अच्छी चीज़ है वो तो सत्वगुण की चीज़ है, तो वो होगा हमेशा शुरुआत इंटेलेक्चुअल सेंटर से ही होगी। जो भी हम रिफॉर्म करना चाहते हैं उसमें हमेशा हमारा इंटेलेक्चुअल सेंटर वो एक इनिशिएटिव लेता है। पर क्योंकि वो इनिशिएटिव तो लेता है, पर थोड़ा हेस्टी होता है, और उसको होता है कि उसको क्योंकि वो चीज़ भा जाती है, अच्छी लगती है, तो होता है कि नहीं ऐसा ही हम कल से करेंगे। तो ये थोड़ी एक जल्दबाजी हो जाती है और वो दूसरे सेंटर्स को फिर कंसर्न नहीं करते, दूसरे सेंटर को कन्विंस नहीं करते हैं। तो उसका परिणाम ये आता है कि दूसरे सेंटर्स उसका ये ऑर्डर को होने नहीं देते हैं, और इसी तरह जो हमें जो रिफॉर्म्स लाना है वो रिफॉर्म्स हो नहीं पाता है, क्योंकि ये सब अंदर प्रॉब्लम सेंटरों का है। तो इसके द्वारा ये इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर जो है वो गुस्से हो जाते हैं और जैसे शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं, और इंटेलेक्चुअल सेंटर का हुक्म को मानने से इनकार कर देते हैं। People complain that whenever they sit for prayers or meditations or concentration, precisely at that time only the unwanted thoughts come in and the worst thoughts intrude। तो ये भी है, आपने लोग कहते हैं भाई हम गायत्री करने बैठते हैं और इतने सारे बहुत सारे विचार आते हैं, या जब एक्सरसाइज करते हैं तब मन भागता रहता है। जो लोग मेडिटेशन प्रेयर वगैरह करते हैं इन लोगों का भी यही अनुभव होता है कि जैसे मेडिटेशन नॉर्मल कोर्स में इतने विचार परेशान नहीं करते, जैसे मेडिटेशन में वैसे मानो कि चारों ओर से विचार एकदम टूट पड़े। तो ऐसा क्यों होता होगा? ये एक सामान्य साधक के समझ में नहीं आता है, पर क्योंकि ये सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसकी वजह से ये चीज़ होती है। इट इज़ नथिंग बट द रिवोल्ट ऑफ द इमोशनल एंड सेक्स सेंटर्स अगेंस्ट द हेस्टी ऑर्डर्स एंड डिसीजन ऑफ द इंटेलेक्चुअल सेंटर। तो क्योंकि इंटेलेक्चुअल सेंटर ने हेस्टी एक हुक्म तो पास कर दिया, तो यहाँ
ये इमोशनल और सेक्स सेंटर ने दोनों ने उसको रिवॉल्व कर दिया, उसको रिबेल कर दिया और ये चीज़ होने नहीं दी। इफ ऑन दिस सब्जेक्ट द रीडर्स were to just arouse the other centers or proper consult them and then decide to do what he wants to do, he would find that their cooperation is possible. तो ये इम्पोर्टेंट बात है, साधक को हमें बस सीखना इतना ही है, ये चैप्टर में से क्या सीखेंगे हम, इतना ही सीखना है कि हमारे अंदर जो ये कोई वन साइडेड गेम जो चल रही है ये ना होने पाए, ये हमारे अंदर के सब सेंटर्स मिलजुल के काम करें और जो एक इंटेलेक्चुअल सेंटर को चाहे वो चीज़ अच्छी लगती है और ये हमारे लिए उपयोगी भी है, फिर भी उसको चाहिए कि दूसरे सेंटर का वो सपोर्ट ले, उनको कन्विंस करें और फिर इस चीज़ को होने दें। एंथुजियाज्म इज wrongly mixed up and thought of as the right attitude, but enthusiasm is limited and mostly belong to the intellectual center only and so goes away soon. तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर बहुत उत्साह आ जाता है, हम देखते हैं ना कई बार कुछ सुनते हैं अच्छा या कुछ, तो अंदर एक उत्साह आ जाता है कि नहीं बस यही चीज़ करना है, यही करना चाहिए, और एकदम उत्साह के कारण वो एक्टिव हो जाता है, पर फिर वो उसका ये राइट एटीट्यूड नहीं होता है, इसलिए वो लंबा नहीं चलता है और दूसरे सेंटर्स का सपोर्ट भी नहीं उसको मिला है। तो ये नहीं होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल सेंटर जो चीज़ नक्की करता है तो, और या फिर दूसरी भाषा में हम कहें तो हमारे अंदर एक चीज़ या एक संकल्प बना तो उसको ज़रा पचने देना है, उसको ज़रा टाइम देना है, उस चीज़ के ऊपर एकदम हैस्ती नहीं हो जाना है। एक चीज़ अच्छी लगी तो उसका मतलब ये नहीं कि दौड़ के कल से ही उसको शुरू कर दो, उसको ज़रा पचने दो, उसको मैच्योर होने दो, उसको ज़रा टाइम दो, और ऐसा करेंगे तब वो चीज़ अगर सही ढंग से हमारे लिए ज़रूरी है या सही ढंग से हमारा संकल्प सही है तो फिर ये चीज़ अच्छी तरह गठित हो पाएगी। तो खाली उत्साह, खाली एंथुजियाज्म इतना काफ़ी नहीं है। सो ऑल्सो डाई ऑल न्यू ईयर्स रिजोल्यूशंस, तो यही भी हम देखते हैं कई लोग बर्थडे के ऊपर, नया साल आता है, कोई नई अच्छा मुहूर्त त्यौहार आता है तो लोग एक संकल्प लेते हैं कि भाई इस साल में ये करूँगा, इस साल ये नहीं करूँगा। कई लोग व्रत लेते हैं, कई लोग चीज़ छोड़ देते हैं, कोई बोलते हैं कि भाई मैं शराब पीता हूँ तो ये अगले साल से मैं शराब पीना बंद कर दूँगा। कोई तम्बाकू खाता है तो बोलता है कि मैं अगले साल से तम्बाकू खाना बंद कर दूँगा। पर ये एक अंदर की एक खाली एक क्या कहते हैं, एक शुष्क भावना होती है, शुष्कता है इसके अंदर है, उसके अंदर कोई एक मैच्योरिटी का डिसीज़न नहीं है या चारों सेंटर्स का मिला जुला डिसीज़न नहीं है। तो नक्की तो करते हैं एक आवेश में आके। कई बार एक ग्रुप जो होता है ना, एक ग्रुप की एक ताकत बहुत होती है। हम कभी ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप में 10 लोग कोई वो लेते हैं, कोई प्रतिज्ञा लेते हैं तो हम भी जुड़ जाते हैं। फिर जाके आगे जाके पता चलता है कि भाई मैंने तो व्रत ले लिया, तो फिर ये तो एकदम मुश्किल बात है। तो इस तरह कभी कभी गुस्सा में आदमी गलत टाइप का डिसीज़न ले लेता है, पर वो कोई उसे फ़ायदा नहीं करता है, उससे वो हो नहीं सकता उससे। On New Year or birthdays, it is easier to arouse enthusiasm of the emotional center and add to that of the intellectual center. तो कई बार इसका हम फ़ायदा भी ले सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल सेंटर ने कुछ तय किया है, उसके साथ में अगर हम इमोशनल सेंटर को भी अराउज कर सकते हैं तो दोनों का एक ही लक्ष्य होगा, तो फिर थोड़ी बात बन जाती है। The reader will forgive some repetitions, but such essential thoughts are best repeated. तो यहाँ तावरिया जी खुद अपने बारे में कहते हैं कि भाई ये जो मैंने लिखा है उसमें कई चीज़ों का मैंने रिपीटेशन किया है, क्योंकि यहाँ ये रिपीटेशन
ज़रूरी है। और रिपीटेशन से एक हमें बार बार एक ही चीज़ हम पढ़ते हैं तो एक क्लैरिटी हमें आती रहती है। टेक दिस थॉट्स फॉर सीरियस थिंकिंग। हैव आई ट्राइड टू ऑब्जर्व द एजिटेशंस दैट गो ऑन अंडर द सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। तो हमारा जो कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर मतलब हमारा ब्रेन है। ब्रेन के हमारी जो सरफेस है इसके अंदर जो ये एजिटेशन एक चलपल चलती है, जैसे हमने देखा कि भाई माइंड इसके अंदर आता है तो एक चलपल बनती है। तो क्या भाई हमने क्या उसका ऑब्जर्वेशन किया है, इसके बारे में चिंतन करना है। आफ्टर 50,000 years man will not be able to reproduce his grey matter where the finest computation go on and on। तो चाहे कितना भी सुपर कंप्यूटर इंसान बना ले, पर जो भगवान ने जो ग्रे मैटर ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर बनी है, ये चीज़ बनाई है, वो 50,000 साल के बाद भी इंसान बना नहीं सकता है। तो ये एक थॉट्स यहाँ दिया है, उसके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं। यहाँ चैप्टर समाप्त होता है और ये चैप्टर का सारांश हमें क्या देखना है कि भाई हमारे जो सेंटर्स है, चारों सेंटर्स के अंदर जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको हमें रिस्टोर करना है। और ये हमेशा साधक को ये दो रेशियो ध्यान में रहना चाहिए, 2-4-8-2 एंड 5-2-1। मतलब इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है उसका 2, इमोशनल सेंटर का 4, सेक्स सेंटर का 8 एंड मूविंग सेंटर का 2। तो 2-4-8-2 ये एक सामान्य आदमी जो एक लेमैन है, कुछ नहीं करता है, वैसे ही जी रहा है बस सुबह से शाम तक, तो ये रेशियो में जीता है कि जहाँ इसका इंटेलेक्चुअल सेंटर मतलब कि जो सत्व है वो बहुत कम है, खाली 2 है। और उसके सामने उसके जो इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर मतलब रजोगुण और तमोगुण है वो बहुत ज़्यादा है। और इसका हम अगर बैलेंस ये सेंटर का देखेंगे तो इसमें सबसे प्रीडोमिनेंट कौन सा सेंटर है? अगर ये 2-4-8-2 का आप बैलेंस में देखना चाहे तो क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा फिगर कौन सा है? 8। सेक्स सेंटर का 8 है, ठीक है। मतलब कि तमोगुण हमारे अंदर 8 है, उसके सामने जो है सत्वगुण है जो है वो खाली 2 है। उसके बाद में इमोशनल सेंटर का मतलब रजोगुण है 4 हुआ, तो 4 और 2 6 हुआ। और मूविंग सेंटर का 2 है, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का 2 है, वो 2 मिला के 8 हुआ। 2 4 2 कुल मिला के 8। मतलब एक और जो है हमारा खाली सेक्स सेंटर है और उसके सामने ये हमारे 3 सेंटर है, इंटेलेक्चुअल सेंटर, इमोशनल सेंटर और मूविंग सेंटर। मतलब कि हमारे अंदर तमोगुण इतना, एक सामान्य आदमी के अंदर 8 का मतलब इतना हाईएस्ट तमोगुण है कि ये बाकी के तीनों सेंटर को मिला ले तब भी उसके बराबरी में होता है। इतना तीनों सेंटर को मिलाना पड़ता है तब जाके बराबरी में होता है। तो तमोगुण जो है हमारा हाईएस्ट है, 8 है, उसको हमें कम करना है, उसके बिना साधना कभी भी हो ही नहीं सकेगी। तो 8 है। अब हम दूसरा जो रेशियो देखेंगे कि भाई आगे जाके हम बनेंगे 5-2-1। मतलब इंटेलेक्चुअल सेंटर 5, इमोशनल सेंटर 2, सेक्स सेंटर 2 और ये जो मूविंग सेंटर रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो 1। यहाँ अगर हम बैलेंस का देखेंगे तो किस तरह बैलेंस होगा? एक और है 5, मतलब सत्वगुण जो है 5 है, उसके सामने बाकी के 5 आ जाएंगे। इमोशनल सेंटर के 2, सेक्स सेंटर के 2 और मूविंग सेंटर का 1, मतलब 2 और 2 और 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ अभी सत्वगुण के सामने एक बैलेंस हो गया, एक और सत्वगुण, ठीक है, और उसके सामने तीनों गुणों को मिला के ये चीज़ें फिगर बनता है 5। तो ये 5-2-1 का रेशियो आइडियल क्यों है? क्योंकि यहाँ सत्वगुण जो है वो प्रीडोमिनेंट है, यहाँ ज़्यादा है, मतलब तीनों के सामने इसका सबसे ज़्यादा ये है। तो इस तरह हमें सेंटर को देखना है। एक और है 2-4-8-2, सामान्य आदमी का है जिसमें तमोगुण सबसे ज़्यादा है। जब साधक साधना करता है, धीमे धीमे सत्वगुण बढ़ाता है तो उसका सत्वगुण वाला सेंटर मतलब इंटेलेक्चुअल सेंटर एकदम बढ़ जाता है, वो 5 हो जाता है, 5000 इसकी इंटेंसिटी बन जाती है।
तो ये साधक का लक्ष्य होना चाहिए। और जब ये 5-2-1 पर बनती है तब फिर उसके अंदर ये इक्विलिब्रियम स्टेट निर्माण होता है, या फिर हम कहें कि क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक वो आगे जा सकता है। तो ये सेंटर्स का जो प्ले है पूरा, और हमारे यहाँ उसको प्ले ही कहते थे, सत्व रजस की रमत, ऐसे ही हमारे शास्त्रों में उसको बताते थे। और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो ज़रा गीता का अभ्यास करना। गीता के अंदर ये सत्व रजस तमस के बहुत डिटेल के अंदर और बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है। यहाँ तक फूड भी बताया है कि कौन सा फूड जो है तमोगुण फूड है, कौन सा रजोगुण फूड है, कौन सा सात्विक फूड है। ये सब गीता के अंदर तीनों गुणों के अंदर बहुत डिटेल में बताया है। तो ये तीनों गुणों को सेंटर वाइज समझना है। पहले तीनों गुणों को गीता में समझिए, फिर ये तावड़िया जी की भाषा में सेंटर वाइज समझने का इसको प्रयत्न करिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, उमेश बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। तो आपने जो बताया, जो हम जब भी कुछ गायत्री करने जाते हैं या कुछ मेडिटेशन कंसंट्रेशन के लिए बैठते हैं, हाँ, तो सबसे पहले नेगेटिव को उसको दूर कैसे किया जाए? वही तो इन्होंने बताया ना। ये सेंटर का जो पूरा गेम जो है इसमें ही है कि आप जो कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप गायत्री करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके दौरान इस तरह के विघ्न आते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके चारे सेंटरों के अंदर जो तालमेल है वो नहीं है। आपके कोई इंटेलेक्चुअल सेंटर ने तय किया कि नहीं मुझे गायत्री करना है, गायत्री से बहुत फ़ायदा मिलता है, गायत्री आध्यात्मिक है, ये हो वो हमने सब सुना होता है। तो इंटेलेक्चुअल सेंटर हमारा ये तय कर लेता है कि नहीं मुझे गायत्री करना है। अब जब गायत्री करने बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, नींद आती है, ऐसा आता है कि बोर्डम फील होता है कि भाई अभी बंद करो इसको, क्योंकि इमोशनल और सेक्स सेंटर का हमने सपोर्ट नहीं लिया है। तो अब जब भी हम गायत्री करने बैठते हैं तो पहले हमारे इमोशनल सेंटर को जागृत करना है। ये एक भावना जो होती है, एक इमोशंस भाव है, उसको जागृत करिए आप। खाली मैकेनिकली गायत्री नहीं, पर उसके अंदर भाव डालिए। ये जो एक गायत्री जिसको हम माँ कहते हैं वो क्या है, उसका सर्जन कैसे हुआ है, ये सब जो उसके बारे में थोड़ा चिंतन करिए। या फिर शब्द जो है ओम भू भुव स्व, एक हर एक शब्द का ऊपर थोड़ा चिंतन करिए। इस तरह आप ज़रा इमोशनल सेंटर को भी सपोर्ट में लेंगे तो हो सकेगा कि ये जो थोड़ा अभी जो विघ्न आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और फिर आसानी से आप ये प्रैक्टिस कर पाओगे। सॉरी, मेरे वहाँ नेटवर्क चला गया था। ये रिकॉर्डिंग बाद में ये उसमें आ जाएगा ना, यूट्यूब पर भी, यूट्यूब पर डाल देंगे, सुन लेना आप। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बीजा कोई ने? બોલો, 4-5 મિનિટ છે, ઉપયોગ કરવો હોય તો તમારે। હેલો, હા હા સર, આપણે એમ કીધું કે 24 કલાક માટે 3 સ્ટેપ આપણે બેસાડવું જરૂરી છે આ સાધનાના માર્ગે જો આપણે આગળ વધવું હોય તો એ 24 કલાક માટે બેસે શક્ય છે? અને હોય તો કેટલા ટાઈમમાં એવું શક્ય છે એમ તમે કહો તો શક્ય છે, તમે શક્ય છે એમ કહો તો ડાઉટ થઈ ગયો એટલે તમારું સેન્ટર કંઈક ગરબડ કરે છે અહીંયા આગળ। હા, જો તાવડિયાજીએ કહ્યું કે 24 કલાકનું છે તો પછી એ 24 કલાક થઈ શકે, બરોબર? એમ નહીં, એટલે પ્રયત્ન કરવાની વાત છે ને અહીંયા તો। એટલે આમાં તો આપણું હુંપણું નથી આવતું, આમાં કુદરતી જે સહજ ભાવ છે દરેક વ્યક્તિના સંસ્કાર પ્રમાણે એને જુદા જુદા, દરેક વ્યક્તિનો જુદો જુદો શ્વાસ હોય છે, બરાબર છે? એના વિચારો, એના ભાવ, સંસ્કાર પ્રમાણે। તો અહીંયા તો હું કરું છું એ ભાવ પ્રગટ ના થાય। કેવી રીતે? અહીંયા હુંની ક્યાં વાત જ છે, આપણે રિધમ બેસાડવાની છે। તમે હમણાં શ્વાસ લો છો, તમારો 24 કલાક શ્વાસ ચાલે તો તમે એવી આઈ કોન્શિયસનેસથી ચલાવો છો કે હું શ્વાસ લઉં છું, આ હું છોડું છું, આ ફરી મેં લીધો, આ ફરી છોડ્યો, એવું કરો છો તમે? તો એ આપણે તો 3 સ્ટેપને ખાલી રિપ્લેસ જ કરીએ છીએ કે નવી વસ્તુ શું કરીએ છીએ, ખાલી રિધમ લાવીને મૂકી દઈએ છીએ, એમાં હું ક્યાં આવ્યો?
હું તો આપણે ઊભી કરેલી વસ્તુ છે. શ્વાસ આપણે ખાલી શ્વાસને જ રિપ્લેસ કરવાનો છે, ખાલી રિધમ લાવીને મૂકવાનો છે. તો અંદર હું આવ્યો ક્યાંથી? આ તો સીધી સાદી વાત છે ને, કે આની અંદર કોઈ આપણે અહમની ક્રિયા થોડી છે. અને આને તો ધીરે ધીરે કરીને અનકોન્શિયસલી આખી કરવાની છે. આમાં તમારે કંઈ કોન્શિયસનેસની લાવવાની બી જરૂર નથી. એક પ્રેક્ટિસ એવી થઈ જાય કે એ 24 કલાક ચાલ્યા કરે, તમને ખબર બી ના પડે કે તમારું રિધમિક બ્રીથિંગ ચાલે છે. પછી હુંનો સવાલ જ ક્યાં ઊભો થયો આની અંદર? અને 24 કલાક નહીં ચાલે એવો ડાઉટ જ ઊભો કરવો એ તો આપણા સેન્ટરનો પ્રોબ્લેમ છે. અંદર ડાઉટ જ ના હોવો જોઈએ. 24 કલાક થઈ શકે છે, આપણે નહીં કરી શકીએ એ આપણી મર્યાદા છે. એનો અર્થ એમ નથી કે 24 કલાક એ શક્ય નથી. ઓકે સર. સર, બરાબર. એક બીજો પ્રશ્ન છે કે ગુરુજીના પ્રવચનમાં ગુરુજી એવું કહે છે કે કોન્શિયસનેસ ને અવેરનેસ એ લાવતા લાવતા તો તમારે 100 જન્મો નીકળી જાય એમ. હા, એવું મેં સાંભળ્યું તો શબ્દ. 200 જન્મ, 100 જન્મ નહીં. એટલે એને કેવા? હા હા, તો શું કહો છો? તો આપણે આ જન્મમાં પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો આપણને એવું લાગે છે કે એટલા એફર્ટ્સ પૂરતા છે? એ તો વ્યક્તિગત વાત છે ને. તમે કેટલા એફર્ટ્સ કરો છો તે તો તમે જાણો છો. એ તો વ્યક્તિગત વાત છે. તમે કેટલા એફર્ટ્સ કરી શકો. તમારે એક પહેલાં જો તમારો એમ હોય કે મારે આ જન્મમાં ક્રિટિકલ સર્ટેન સ્ટેજ સુધી જવું છે કોઈ બી હિસાબે, તો તમારે એ રીતના પ્રયત્ન કરવા પડે. તે રીતના તમારે પ્રેક્ટિસીસને ગોઠવવી પડે. એટલો ટાઈમ તમારે ડિવોટ કરવો પડે. બધું અંદરથી કરવું પડે. સેલ્ફ ઓબ્ઝર્વેશન એટલું કરવું પડે. ખાલી આપણે પ્રેક્ટિસ કરી લીધી ને પછી આપણું મગજ અખડિયા કરતું હોય, બીજા વિચારોમાં ખોટી બીજી પ્રવૃત્તિની અંદર જોડાઈ જતા હોય, તો કેવી રીતના એ શક્ય છે? એટલે આખો આ તો સવારથી રાત સુધીની એક જાતનું એક પ્રોગ્રામિંગ જ થઈ જાય એની અંદર. પછી આપણને એમ નથી કે ભાઈ હવે આપણે આટલી છૂટ લીધી ને આટલું પ્રેક્ટિસ કીધી ને આટલી છૂટ લીધી. એ રીતના આની અંદર શક્ય નથી. પણ બધો આધાર છે તમારા એમની ઉપર. તો પછી 200 જન્મ નહીં, પણ આપણે 20 જન્મમાં બી કરી શકીએ અને 10 જન્મમાં બી કરી શકીએ. આપણી ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે, અંદરથી ભૂખ કેટલી છે અને આપણા પ્રયત્ન કેવા છે, એની ઉપર રિઝલ્ટનો આધાર છે ને. એ જનરલી કહે કે ભાઈ 200 જન્મ બી થઈ જાય, પણ હવે એનો અર્થ એવું નથી બધા જ 200 જન્મ સુધીની. એ વ્યક્તિગત વાત છે. એમનો કહેવાનો મતલબ એ છે પ્રયત્ન ના કરીએ તો 200 જન્મ બી થાય. તો આપણે કેટલી આપણો એમ શું છે, આપણી ભૂખ શું છે અને આપણા પ્રયત્ન કેટલા કરીએ છીએ એ બધાની ઉપર છે. હોતે તો રિઝલ્ટનો આધાર છે ને. એટલે એ રીતના સમજવાનું. ઓકે સર. ભલે. हाँ दादा साहब, હા બોલો. राजू साहब बोल सूरत से। હા બોલો. सर ऐसी बात थी कि साहब ने अवरिया जी ने ये 3 बंद की बात की है, मूल बंद, उड़ियाल बंद और जालन बंद। तो ये तीनों बंद जो है ये अपने अलग अलग प्रैक्टिस में मेरे ख्याल से आ जाते हैं, जो मेरा सोचना है। लेकिन इसकी कोई स्पेशल प्रैक्टिस है? देखो बात ये है कि ये सब चीज़ें जो है हठयोग के अंदर पड़ी है, पर हठयोग का करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है और उसमें हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि ये चीज़ अगर आप गलत ढंग से करोगे, क्योंकि इसके साथ अंदर नर्वस सिस्टम जुड़ी होती है, अगर ये सब चीज़ों को गलत ढंग से करोगे तो वहाँ कुछ हानि नुकसान हो जाने की संभावना बनती है. इसीलिए शुरुआत के पेपर्स के अंदर तावरिया जी ने इन चीज़ों का जिक्र किया है, पर वो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कहा है. फिर बाद में जब उन्होंने रिफाइनिंग एक्सरसाइज, गोल नकेद, ये सब जब बनाया अराउंड 88, जब 88 के अंदर उन्होंने ये सब इसकी रिफाइनिंग की डिज़ाइन की, उसके अंदर फिर ये 6 एक्सरसाइज उन्होंने इस तरह बनाई कि इसके अंदर ये सब त्रिनो बंद है वगैरह वगैरह, जो कुछ हठयोग के जो बेनिफिट्स है वो इसके अंदर ही मिल जाए, प्लस उसके अंदर एक रिदम है. तो इस तरह की फिर रिफाइनिंग का उन्होंने डिज़ाइन किया है. तो इसमें जैसे कि 6 एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसके अंदर जालंधर बंद हमारा आ ही जाता है. सेकंड एक्सरसाइज हम सेकंड एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे हम कपालभाति जैसे हठयोग के अंदर है तो कपालभाति हमारे सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हो जाती है. जो मूल बंद है वो हमारा गोल नकेद के अंदर हमारा मूल बंद भी आ जाता है. ठीक है. तो इस तरह तावड़िया जी ने उसको मॉडिफाई करके हमें दिया है ताकि उससे कुछ नुकसान न हो पाए. और दूसरा है कि
ये जब हठयोग अगर करना है तो कोई हठयोग का एक्सपर्ट को आपको ढूंढना पड़ेगा और उसके अंदर आपको करना पड़ेगा। यहाँ ऐसी ज़रूरत नहीं है। एक बार ये अच्छी तरह आपने रिफाइनिंग वगैरह सीख लिया तो उसके बाद में फिर आप घर पर भी ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये इसके अंदर ये सब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर दी है, बराबर। और ये हाँ बराबर समझ गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने जो एक दूसरी बात बताई है अपना सिंथेटिक ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, तो ये दो जो सिस्टम जो है नॉर्मली हमारा इंसान जो है वो सिंपैथेटिक काम करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो सेक्टर जो है अपना जो नर्व सिस्टम है वो चालू करना पड़ता है। इसके लिए एक साधना करनी पड़ती है। तो अपनी कौन सी साधना से ये आता है अपनी प्रैक्टिस से आता? नहीं, हठयोग के अंदर भी यही चीज़ थी। और तावड़िया जी ने ये जो पूरा जो प्रोग्राम दिया है वो उनका कहने का था कि योग की जो क्रिया है वो सब पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करने के लिए ही है, क्योंकि नॉर्मल आदमी है उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा काम ही नहीं करती है, सिंपैथेटिक ही ज़्यादा काम करती है। पैरासिम्पैथेटिक है डोर्मेंट फॉर्म में है, उनका ऐसा कहना था। तो ये इसको अगर हमारे अंदर बैलेंस चाहिए तो दोनों सिस्टम जो है वो दोनों पैरेलल काम करनी चाहिए। सिंपैथेटिक का मतलब क्या है कि कुछ टू एक्सेलरेट, कोई चीज़ को बढ़ाना होता है वो सिंपैथेटिक काम करती है। अब चीज़ को बढ़ा तो लिया, फिर उसको न्यूट्रलाइज भी करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है मतलब कि सिंपैथेटिक अभी काम कर रही है, एक्सेलरेट हो रहा है मेरे अंदर। अभी उसके सामने मेरे अंदर पैरासिम्पैथेटिक काम नहीं कर रहेगी तो गुस्सा मुझे आता ही जाएगा, वो न्यूट्रलाइज उसको कौन करेगा। तो अगर आपके अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डेवलप हो चुकी है तो वो आपको न्यूट्रलाइज करेगी। आपके अंदर गुस्सा आ गया पर उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। तो ये योग जो है वो इसीलिए है। और उस योग की जो सब क्रियाएं जो है वो पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ावा देने के लिए है। तो हम जो करते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के लिए ही करते हैं, इसलिए अभी कोई सेपरेट कुछ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सवाल भी नहीं है। तो हमारी ये नॉर्मल प्रैक्टिस में रिफाइनिंग में और फेज में ये आ जाता है। कुछ भी आप योग की सही कोई भी प्रैक्टिस करोगे वो उसको पैरासिम्पैथिक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। भले बोलो बीजा कोई ने? बोलो, नहीं तो આપણે પૂરું કરીએ। ठीक है, तो यहाँ हमारी सेशन समाप्त करते हैं। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू।